तो दोस्तों आज हो गया 21 अप्रैल 2023। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात की सूरत कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि मामले में दोषी सिद्ध पर रोक की अपील खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए सूरत कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर में कहा है कि सांसद और दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को अपने शब्दों में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था। जिसका लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, उनको सोच समझकर बोलना चाहिए था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया था तब वे कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ ही साथ सांसद भी थे। कांग्रेस के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के नाम को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने खासा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक को अपना गुरु कहा है, वो उसे भाई मानते थे। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में नियुक्त कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उनके खिलाफ मुकदमा करके दिखाएं। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को उनके खिलाफ अदालत जाने की चुनौती दी है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहाल करने के लिए ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप की मांग की थी। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के इस दावे को खारिज कर दिया था। जनता दल यू से इस्तीफा देने और नई पार्टी बनाने के 2 सप्ताह बाद उपेंद्र कुशवाहा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार रात को दिल्ली में मुलाकात हुई। उसके बाद से अटकलें लगने लगी है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए का हिस्सा बनने वाली है। आपको बता दें कि बंद कमरे में दोनों के बीच करीब पौन घंटे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर बात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान साथ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल भी मौजूद थे। कारोबारी गौतम अडानी ने एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की है। गुरुवार को अडानी एनसीपी नेता के घर पर पहुंचे और ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। फिलहाल दोनों लोगों के बीच किस मसले पर बात हुई ये सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि बीते दिनों गौतम अडानी पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला था, जिसे लेकर शरद पवार ने कहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने गौतम अडानी के मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग को भी गलत बताया था। ऐसे में गौतम अडानी से शरद पवार की मुलाकात अहम है और इसी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज कर दिए जाने के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और वे या तो जेल में हैं या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। योगी सरकार ने यूपी के किसानों को एक और सौगात दी है। राज्य सरकार ने किसानों को अपनी उपज सीधे मिलों को बेचने का रास्ता साफ कर दिया है। मिलें अब किसानों से उनकी उपज सीधे खरीद सकेंगी और उस पर लगने वाली मंडी शुल्क उन्हें नहीं देना होगा। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1964 को मंजूरी दी है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपने वोटरों को गोलबंद करने में जुट गए हैं। सबकी नजर जातिगत वोटों के साथ ही साथ एम वोटर पर भी है। आपको बता दें कि रामनवमी पर सासाराम और नालंदा में भड़की हिंसा के बाद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की सक्रियता और बिहार की सभी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के बारे में उनके बयान ने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। महंगी किताबें बेचने पर कई प्राइवेट स्कूलों को भेजा गया नोटिस। शिकायत के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन। जी आपको बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा है कि दिल्ली सरकार ने 1 दर्जन निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा है और अन्य 6 स्कूलों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किताबों और पोशाक पर शिक्षा निदेशालय के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद कई स्कूलों के खिलाफ विशिष्ट दुकानदारों से महंगी किताबें और पोशाक खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करने की शिकायतें मिल रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को उन्होंने ताबड़तोड़ 4 बैठकें कर नगर निगम से लेकर नगर पंचायतों तक जीत के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही निकाय चुनाव के लिए पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा बिहार से खतरा है, इसलिए बिहार को टारगेट किया जा रहा है। तमिलनाडु के सवाल पर झूठी खबरें चलाई गई, फिर बिहार शरीफ और सासाराम में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सारे केंद्र एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है, उसी के अनुसार खबरें प्रचारित की जा रही है। नवाबों के शहर लखनऊ में इस बार ईद पर आपको ओवैसी टोपी ज़्यादातर लोगों के सिर के ऊपर सजी हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि ईद अब नज़दीक है, ऐसे में लखनऊ के सभी बाज़ारों में इस बार ओवैसी टोपी की मांग है। आलम यह है कि ओवैसी टोपी 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बिक रही है, जबकि लखनऊ की पारंपरिक चिकन के कपड़े की टोपी सिर्फ 50 रुपये में बिक रही है। ओवैसी टोपी चिकन टोपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं, इस मसले पर विशेष अदालत 26 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने जमानत की मांग करते हुए अदालत को बताया है कि मामले में अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस कार्ड बनवाने की बड़ी सहूलियत दे दी है। प्रदेश में कैशलेस कार्ड बनने की राह अब और आसान हो गई है। प्रदेश सरकार का अब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर ये कार्ड घर बैठे अपने कंप्यूटर से बहुत ही आसानी से बना सकता है। आपको बता दें कि ये कार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत ऑनलाइन बन रहे हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी दो तरफा घिर गई है। एक तरफ भीतरी असंतोष है तो दूसरी तरफ सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल की नाराजगी सार्वजनिक हो रही है। सपा ने आरएलडी से विवाद को शांत करने के लिए ऐलान किया है कि निकाय चुनाव में बड़ौत और बागपत में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ये सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ दी है, पर सपा के अंदर भी असंतोष काफ़ी है। टिकट ना मिलने पर बागी हुए दावेदार दूसरे दलों से पर्चा भर रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार, 4 मई को होगी अगली सुनवाई। जी आपको बता दें कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरे चरण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 7 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए लगभग आधे दर्जन याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर नीतीश कुमार अपने 4 महीने पुराने बयान से पीछे हट गए हैं। मोतिहारी में शराब पीकर लगभग 40 लोगों की मौत के बाद नीतीश कुमार ने उनके परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान कर दिया है। इससे पहले छपरा में 75 से ज़्यादा लोगों की मौत होने पर भी नीतीश कुमार मुआवजा नहीं देने के अपने निर्णय पर अड़िग रहे। मोतिहारी की घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुआवजे के ऐलान के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। शराब घोटाले में एक दिन पहले सीबीआई पूछताछ का सामना करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बार पीएम नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक कहानी के जरिए उन पर तीखे वार किए। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा और उनकी डिग्री पर सवाल खड़े किए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेयर के लिए घोषित 10 में से 6 मुस्लिम और 3 दलित उम्मीदवार उतारकर भविष्य की राजनीतिक रणनीति काफ़ी हद तक साफ कर दी है। ये भी साफ कर दिया कि उन्हें दलितों के साथ मुस्लिमों पर भरोसा है।